ये कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या चीन अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद नजर आ रहा है? देखिए, इसमें समीर मुझे लगता है कि ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है ये सर्कमस्टेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है जी। और एक फैक्टर जो इमर्ज हुआ है कि वो टैरिफ का हुआ है, वो टैरिफ और निश्चित रूप से, और अमेरिका ये बात जानता है कि, और उसका यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी रिफ्लेक्ट होता है कि जो रेस्ट है अमेरिका के, जो एंटी अमेरिकन आज के दिन कैंप है, उसमें इतना कंटेंशन है, उसमें इतना फ्रिक्शंस हैं कि वो क्या वास्तव में ही एक साथ आ पाएंगे अगर ये सर्कमस्टेंसेस नहीं आते हैं, जो टैरिफ का वॉर नहीं आता है, तो क्या ये साथ में रह पाएंगे? क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। भारत चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, चीन रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चीन अमेरिका के साथ चला गया था। ये बात आप मान के चलिए कि ये क्या वास्तव में ये एक साथ एकजुट एक मोर्चा बनाएंगे? क्योंकि अभी भी जो ट्रंप से नेगोशिएशन चल रहा है वो बायलैटरल नेगोशिएशन चल रहा है, ना कि कलेक्टिव नेगोशिएशंस ट्रंप को इस टैरिफ वॉर को लेकर कर रहा है। पहली बार चीन का स्टेटमेंट भारत के संदर्भ में आया है कि बहुत बड़ा इंजस्टिस कर रहा है, इस तरीके के कोऑर्सिव डिप्लोमेसी, टैरिफ डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। ये पहली बार किसी देश ने दूसरे देश के लिए बोला है। बाकी सब इंडिविजुअली नेगोशिएट कर रहे हैं। तो सवाल, जो बड़ा एक सवाल उठता है कि जो रेस्ट में कन्फ्रंटेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई ये सस्टेनेबल है या एक पर्टिकुलर इशू, क्योंकि जिस दिन टैरिफ का रिजोल्व हो गया भारत के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत के अमेरिका के साथ हालात ख़राब होने के बाद नरेंद्र मोदी इतना बुखलाहट का शिकार है कि जिस चीन को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता था, आज उसी के साथ दोस्ती करने के ख्वाब देख रहा है। भारतीय मीडिया जो चीन के माल को नकारा कहते थे, आज उसी चीन की तारीफें कर रहे हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका से बेहतर चीन है। चलिए आपको मज़ीद वीडियो को तो लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की ज़ुबानी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। बाकी देशों के साथ हो गया तो क्या ये अलायंस बरकरार रहेगा, ये ब्रिक्स रहेगा, एससीओ उतना मजबूत रहेगा, या भारत या बाकी देश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और क्वाड के माध्यम से नेगोशिएट करेंगे? तो ये मुझे लगता है कि हमको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना चाहिए। चीन और भारत के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक सबसे पहला एक इनिशिएटिव होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और संजय भारद्वाज सर, ये भी देखना होगा कि एससीओ की जो समिट होने वाली है और इसके बहाने जो ये नया गठबंधन नजर आ रहा है आरआईसी का, ये क्या परमानेंट होने वाला है, और अगर ये परमानेंट होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर, खास तौर पर अमेरिका पर, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, टैरिफ पर अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से एक और स्टेटमेंट सामने आई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकॉट की तरफ से क्या कहा गया? भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, भारत से हम पूरी स्पष्ट बातचीत करते हैं, भारत से बातचीत जारी रहेगी। तो यहां पर अब देखिए दो अलग अलग बातें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बोल रहे हैं कि जब तक मामला हल नहीं हो जाता तब तक अब कोई बातचीत नहीं होने वाली, और विदेश विभाग ये बोल रहा है, विदेश विभाग के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि भारत से बातचीत जारी रहेगी। तो ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका में के अंदर एक मेजर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पहले भारत को एक बहुत बढ़िया साझेदार और फ्रेंड बोलते थे, लेकिन अचानक से क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और हम पारस्परिक जो टैरिफ है वो लगाएंगे, और उससे भी ज्यादा अब डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ, ये जो फैसला लगाया गया, इस टैरिफ वॉर के बीच कैसे दुनिया में उथल पुथल मच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आ सकते हैं, यह खबर सामने आ रही है। अब आप देखिए, पाकिस्तान के अभी हाल ही में जो फील्ड मार्शल बनाए गए आसिफ मुनीर, वो अमेरिका एक बार फिर से जाने वाले, अभी कुछ दिन पहले गए थे। पीएम मोदी इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट में शामिल होंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच यह एससीओ समिट होने वाली है चीन के अंदर। पुतिन दुबई आ रहे हैं, ट्रंप भी दुबई का दौरा करेंगे, यह खबर है। रूस से युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की यूएई जा रहे हैं और नेतन्याहू दिल्ली आ रहे हैं, यह खबर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी बीजिंग जाएंगे, और वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जल्द दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ब्राजील और भारत ही ये दो एकमात्र
जो इस तरह जो दो देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा 50% का जो टैरिफ है वो लगाया गया, ये सब कुछ जो हो रहा है सर, मैं सिंह सर आपसे जानना चाहूंगा क्या इसका असर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर ये RIC SCO समिट में जो बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, अगर ये जो RIC गठबंधन बनता हुआ नजर आता है, ये परमानेंट होता है, ये मजबूत होता है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के सामने? देखिए करुणा, इस समय विश्व देख रहा है कूटनीति और राजनीति में एक तरह का भूचाल, और उसमें ये जितनी भी विजिट्स आपने बताई हैं वो कुछ जरिए तक आगे बढ़ा सकती हैं कि शांतिपूर्व रहे मामला। और जो टैरिफ का मामला है वो मेरी समझ के मुताबिक वो भारत और अमेरिका को ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ऑप्शन 1 बेस्ट है कि भारत और अमेरिका बातचीत करें और समझौते पर आएं। दूसरा, आप जो SCO के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक SCO का कोई खास रोल इसमें नहीं हो सकता। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुद्दा भी है वो इसको नहीं कवर कर सकेगा। बट हाँ, जब प्रधानमंत्री जाएंगे चीन में तो शी जिनपिंग के साथ जो उनकी 1-to-1 बायलैटरल होता है उसमें कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। पर चीन और भारत के बीच में दो मुद्दे बहुत ही खतरनाक भारत की फेवर में नहीं है। लेकिन सर सिंह सर, दो बातें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो ये जो खबर आ रही है कि PM मोदी का अचानक से दौरा का जो पूरा कार्यक्रम है वो बना है चाइना का, नंबर 1, और नंबर 2 ये 7 साल के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री चाइना। ये SCO पे जाने का तो मोदी साहब का खबर थी कि जाएंगे, अभी पक्का हो गया है। देखें, 2 मुद्दे, पाकिस्तान और दूसरा हमारा जो सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो एक बहुत मतलब एक तरह का मुश्किल मामला है जिसके चीन के साथ हमारे साथ समझौता होना बहुत मुश्किल है इस समय। परंतु अगर बॉर्डर को अलग रखते हैं तो ये 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी गिनी जा रही है, उसमें भारत और चीन को एक समझदार देश बनके आगे बढ़ना चाहिए जो कि अमेरिका के सामने हम पेश आए। दूसरा है कि रूस के अभी राष्ट्रपति पुतिन का भी है, पहले कहा गया था कि एंड ऑफ अगस्त शायद आ जाएं, तो बहुत जल्द आएंगे। ट्रंप की विजिट है अगले हफ्ते पुतिन के साथ। तो ये सब मामले जो हैं इसमें कुछ ना कुछ नतीजा मिलेगा। जैसे कि आपने बोला है रिक, देखो रिक भी एक बहुत लूज कंसेप्ट है इस समय, पिछले 20 साल में आगे नहीं बढ़ सका। अभी टैरिफ वॉर करके हो सकता बिल्कुल है, बदल चुकी हैं, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, और इसीलिए ये झलक मिलती हुई नजर आ रही है इन खबरों में कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। और इसमें भारत और चीन के संबंध क्या होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, अमेरिका का रुख तय करेगा। भारत पर ट्रंप टैरिफ को लेकर नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका भारत आम सहमति पर पहुंचे। नेतन्याहू कह रहे हैं टैरिफ पर टकराव को सुलझाना जरूरी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू भी मान रहे हैं। PM मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बात एक बार फिर नेतन्याहू दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में इजराइल अमेरिका का एक बहुत अहम सहयोगी है, और बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान से यह लगता है कि इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई कड़वाहट आए, और इसीलिए ये बयान दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप के टैरिफ से दुनिया 2 भागों में बंट गई है। एक तरफ वो देश जो टैरिफ पर नरम रुख अपनाए हुए हैं, दूसरी तरफ वो देश जो टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरह का बंटवारा, एक तरह का डिवाइड सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और ये क्या बता रहा है ये हम आपको बताते हैं। टैरिफ पर देखिए नरम रुख किसका है, ब्रिटेन का है। टैरिफ पर टकराव का जहां तक सवाल है तो भारतीय नागरिकों के निष्कासन तक की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ नजर आ रहा है, और जो हमने स्टार्टिंग में बात कही कि कहीं ना कहीं 2 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक डिवाइड बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। इसे बहल साहब कैसे आंका जाए और इसका परिणाम आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ही खींची है, टैरिफ बम मारकर कि या तो आप रूस के साथ रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे, वरना भारत तो रूस और अमेरिका दोनों को अपना सहयोगी मानता आया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले अमेरिका के अंदर एक हवा बनाई जा रही है कि इंडियंस जो है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल हैं, वो जॉब्स लेके जा रहे हैं अमेरिकन्स के, और ये बात को बार बार वहां पे इस समय दोहराया जा रहा है। और दूसरी चीज है, अगर हम एवरेज टैरिफ देखें आज जो ट्रंप ने लगा रखा है पूरे विश्व के अंदर, वो है 17%, और भारत ने क्या लगाया है एवरेज, ये गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 16.2% हमारा एवरेज टैरिफ है। लेकिन एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स पे 36 से लेके 37% है, क्योंकि हमारे 86% फार्मर्स जो हैं वो 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी लाइवलीहुड पे इफेक्ट हो सकता है। तो अब जो अमेरिका करना चाहता है, अगर आप शुरू से देखें तो वो भारतीय मूल के लोगों को टारगेट कर रहा है, खासकर उनको बेड़ियों में भेजा था उन्होंने, अगर आपको याद हो। अमेरिकन का जो मागा थ्योरी है, मागा थ्योरी खुद इस समय डिवाइडेड ओपिनियन पे है ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए। ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी 52% से नीचे गिर के आज 38% पे है, 6% तो लास्ट 2 महीने में कम हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हितों का ख्याल रखें। हाँ, अमेरिका से हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें अमेरिका से डिस्कशन करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना है कि हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने रिसोर्सेस को, सप्लाई चेन को, और वो मिलके करे, चाहे रशिया, इंडिया, चाइना करे, ब्रिक्स के साथ करे, या वो देश जिनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं ये टैरिफ के। आप देखिए कनाडा को हम भूल गए, कनाडा के ऊपर भी बहुत बड़ा टैरिफ का मार्जिन 30% से ऊपर लगा हुआ है। टैरिफ, कनाडा एक और देश है जहां पे हम अपनी इकोनॉमी को और सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारी हिस्ट्री के अंदर, जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये डिसीजन आ रहा है कि क्या रशिया का साथ छोड़ दें या फिर अमेरिका का पकड़ लें। उन्हें किसी का साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, और वो डर भी नहीं रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करेंगे। आप देखिएगा जैसे ही ये रशिया यूक्रेन का युद्ध एक पीस की तरफ बढ़ता है, ये आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी कम हो। बिल्कुल, और बहल सर, कल हमने सुना स्वामीनाथन शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने क्लियर भी कर दिया कि हम यहां पर कहीं भी झुकने वाले नहीं है, भले इसका व्यक्तिगत नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। किसानों का हित, पशुपालकों का, मछुआरों का हित, इससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करने वाले। एक और बड़ी खबर क्या है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। मॉस्को में एनएसए डोभाल पुतिन की मुलाकात हुई है। जो खबर आ रही है पुतिन की भारत यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। ये डोभाल की तरफ से कहा गया, भारत और रूस का रिश्ता बेहद खास है, इसे भी रेखांकित किया गया। और इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है, ट्रंप को बड़ा झटका देगा स्विट्जरलैंड। F-35 का ऑर्डर रद्द करने की मांग, टैरिफ के जवाब में डील रद्द करने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। अमेरिका से 9.1 अरब डॉलर की डील हुई है। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर लगाया है 39% का टैरिफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब की वजह से अब तमाम देशों से अमेरिका के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो देखिए स्विट्जरलैंड ने कैसे अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। आइए आपको बताते हैं कैसे अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका दिया है स्विट्जरलैंड ने। डील क्या है, अमेरिका से 36 F-35A जेट्स खरीदेगा स्विट्जरलैंड, लेकिन यह डील अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल, आप देखिए कितने की डील थी, 9.1 अरब डॉलर की डील, लेकिन यह खटाई में पड़ रही है। डील का विरोध कैसे हो रहा है? ट्रंप के टैरिफ के जवाब में डील को अब रद्द करने की जो मांग है स्विट्जरलैंड में हो रही है। जी हां, सभी सांसद रक्षा खरीद में बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड पर टैरिफ देखिए कितना लगाया गया है, 39% का, चीन से भी ज्यादा टैरिफ। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या डोनाल्ड ट्रंप मागा के नारे को बढ़ाते हुए, अपने इस सो कॉल्ड विजन को आगे बढ़ाते हुए तमाम देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ने के लिए निकल चुके हैं क्या, या फिर आने वाले वक्त में उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और उनके कदम पीछे हटते हुए हम देखेंगे?
देखिए, इनके लिए कहा जाता है बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन मुझे लगता है इनकी बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो चुकी है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि अमेरिका ने अपने लिए एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट किया था यूक्रेन रशिया वॉर होने पे, और साथ ही साथ पूरे यूरोप में हथियार बेचने के लिए। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री था, डिफेंस की बात ही नहीं करता था, वो आर्म्स खरीदने के लिए आतुर हो रहा था। जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी चेंज की, बेल्जियम ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज की और अमेरिका ने एक अच्छा मार्केट क्रिएट किया था। लेकिन जिस तरीके की ये पॉलिसीज जैसे टैरिफ लेके आ रहे, इम्पोज कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से अमेरिका को एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे नहीं लगता, ये डिक्लाइन लग रहा है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो अलायंस अमेरिका के खिलाफ क्रिएट हो रहा है वो इशू बेस है, वो एडोकिज्म तैयार कर रहा है, वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म नहीं है। कि आप एक मल्टीप्लेक्स ऑर्डर की तो डिमांड आप देख रहे हैं कि होना चाहिए, यूनिपोलर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इशू को लेके ही आप एक साथ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सस्टेनेबली अमेरिका का यूनिलेटरिज्म को कंटेन करने के लिए सारे संजय सर, और ये अमेरिका को समझना होगा ये 60, 70, 80 का दशक नहीं है। आज भारत बहुत आगे जा चुका है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो जहां भारत आज 18% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं अमेरिका